आज 5 के पंच में होंगी सबसे बड़ी और अहम खबरें। मैं आपको बताऊंगा भारत एनकाउंटर और लालू से जुड़ी बड़ी खबर। 5 के पंच में अब बात विधानसभा मॉनसून सत्र पर सत्ता और विपक्ष की तैयारी की। मैं आपको बताऊंगी बिहार पुलिस की अपराध पर सख्ती के बारे में। मैं आपको बताऊंगी बीजेपी के किले पर पीके का हमला। भर्तीवारी एनकाउंटर मामले में बिहार पुलिस ने सोशल मीडिया पर कार्रवाई तेज कर दी है। पुलिस का कहना है कि एनकाउंटर के बाद कई लोगों ने भ्रामक और भड़काऊ पोस्ट शेयर किए। इससे समाज में तनाव फैलने और कानून व्यवस्था बिगड़ने की आशंका थी। इसी को देखते हुए अब तक 12 कंटेंट क्रिएटर के खिलाफ पटना साइबर थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस ने फेसबुक, एक्स और इंस्टाग्राम समेत 50 से ज्यादा सोशल मीडिया अकाउंट की पहचान की है। इन अकाउंट्स पर कथित तौर पर भ्रामक और आपत्तिजनक सामग्री पोस्ट की जा रही थी। पुलिस ने कई पोस्ट और आईडी हटवाने की भी कार्रवाई की है। साथ ही पुलिस मुख्यालय स्तर पर सोशल मीडिया की लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। बिहार पुलिस का कहना है कि किसी भी तरह की झूठी या भड़काऊ जानकारी फैलाने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस का उद्देश्य अफवाहों पर रोक लगाना और सामाजिक सौहार्द बनाए रखना है। दरअसल कहा जा सकता है कि भोजपुर पुलिस सोशल मीडिया पर लगातार नजर बनाए है। पुलिस का दावा है कि जैसे ही कोई भ्रामक पोस्ट सामने आती है उसका तुरंत तथ्यात्मक जवाब दिया जाएगा। हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें दावा किया गया कि भर्तीवारी एनकाउंटर के बाद पुलिस टीम पर हमला हुआ था। भोजपुर पुलिस ने इस दावे को गलत बताते हुए आधिकारिक रूप से उसका खंडन किया। वहीं दूसरी ओर भर्तीवारी के परिजनों ने पत्रकारों से बातचीत की। परिवार ने प्रशासन के सामने कई मांग रखी हैं। उन्होंने कहा है कि अगर तय समय के भीतर उनकी मांगों पर कार्रवाई नहीं हुई तो भरत तिवारी की मां आशा देवी 9 जुलाई से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू करेंगी। परिजनों ने एक और गंभीर आरोप लगाया। उनका कहना है कि देर रात बिना नंबर प्लेट वाली एक संदिग्ध कार उनके घर के आसपास घूमती नजर आती है। परिवार का दावा है कि घर की रेकी की जा रही है। उन्होंने इस मामले की जांच कर संबंधित लोगों की पहचान करने और सुरक्षा उपलब्ध कराने की मांग की है। बिहार में नई सम्राट चौधरी सरकार के कार्यकाल का पहला मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होने जा रहा है। 20 से 24 जुलाई तक चलने वाला यह सत्र कुल 5 बैठकों का होगा और राजनीतिक दृष्टि से इसे बेहद अहम और हंगामेदार माना जा रहा है, क्योंकि सरकार के 100 दिन पूरा होने वाले हैं और ऐसे में सत्ता और विपक्ष के बीच सदन के भीतर तीखी नोकझोंक और जोरदार बहस की पूरी संभावना है। विपक्ष ने इस सत्र को सरकार को घेरने का बड़ा मौका मानते हुए पहले से ही आक्रामक रणनीति तैयार कर ली है। सबसे बड़ा मुद्दा हाल ही में सामने आए हाफ एनकाउंटर और पुलिस कार्रवाई में भरत तिवारी की जान जाने का मामला माना जा रहा है। विपक्ष इसे कानून व्यवस्था की विफलता के रूप में पेश कर सरकार पर हमलावर रहेगा। इसके साथ ही राज्य में कानून व्यवस्था, बेरोजगारी और महंगाई जैसे मुद्दों को भी जोरदार तरीके से उठाया जाएगा। सदन के अंदर प्रश्नकाल और शून्यकाल में इन मुद्दों पर गर्मा गर्म बहस होने के पूरे आसार है। विपक्ष का आरोप है कि राज्य में प्रशासनिक व्यवस्था कमजोर हुई है और जनता को सुरक्षा और रोजगार दोनों ही मोर्चों पर निराशा हाथ लगी है। वहीं सत्ता पक्ष ने भी विपक्ष के हमलों का जवाब देने की पूरी तैयारी कर ली है। सरकार विकास के कामों के आंकड़ों के साथ सदन में उतरने की रणनीति बना चुकी है। सड़क निर्माण, बिजली आपूर्ति, जल संसाधन प्रबंधन, शिक्षा सुधार, स्वास्थ्य सेवाएं, कृषि योजनाएं और महिला सशक्तिकरण से जुड़े कामों का पूरा ब्यौरा सदन में पेश किया जाएगा ताकि सरकार अपनी कामयाबी को मजबूती से रख सके। सत्र के पहले दिन अध्यादेश सदन पटल पर रखे जाएंगे और शोक प्रस्ताव भी पेश किया जाएगा। इसके बाद 2 दिन विधायी कामों के लिए निर्धारित किए गए, जबकि 1 दिन वित्तीय कामों और बजट पर चर्चा होगी। इस सत्र में सबसे महत्वपूर्ण विषय वित्तीय वर्ष 2026-27 का पहला अनुपूरक बजट होगा, जिसे वित्त मंत्री विजेंद्र यादव सदन में पेश करेंगे। जब किसी विभाग को बजट में तय राशि से ज्यादा खर्च की जरूरत होती है तो अनुपूरक बजट के जरिए अतिरिक्त व्यय की अनुमति ली जाती है। ऐसे में ये बजट सत्र सरकार की वित्तीय प्राथमिकताओं को भी साफ करेगा। ये मॉनसून सत्र सिर्फ विधायी कार्रवाई का मंच नहीं होगा, बल्कि सत्ता और विपक्ष के बीच राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन का अखाड़ा बनकर सामने आएगा। सरकार जहां अपनी कामयाबी को ढोल पीटेगी, वहीं विपक्ष हर मुद्दे पर सवालों की बौछार कर सत्ता पक्ष को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश करेगा। लेकिन जिस तरह से तेजस्वी यादव विदेश दौरे पर चले गए हैं, उसको लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। विपक्ष जरूर अपनी रणनीति पर काम करने की बात कर रहा है, लेकिन तेजस्वी यादव की गैर मौजूदगी आरजेडी के लिए परेशानी का सबब बनेगी।
बिहार की कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त रखने के लिए पुलिस मुख्यालय ने सभी पुलिस अधीक्षकों को 5 श्रेणी के गंभीर मामलों पर खास फोकस करने का निर्देश दिया है। इनमें हत्या और दुष्कर्म जैसे बड़े अपराध, पुलिस पर हमला, सांप्रदायिक घटनाएं, हर्ष फायरिंग और आर्म्स एक्ट से जुड़े मामले प्राथमिकता सूची में रखे गए हैं। पुलिस मुख्यालय ने पुलिस अधीक्षकों को ऐसे कांडों की पहचान कर उन्हें तेजी से आगे बढ़ाने, साक्ष्य संकलन में तेजी लाने और समय पर चार्जशीट दाखिल करने का टास्क दिया है। इन मामलों की जांच और निष्पादन में किसी भी तरह की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। निर्देश के मुताबिक इन गंभीर मामलों को स्पीडी ट्रायल के रूप में चिन्हित किया जाएगा ताकि अदालतों में उनकी सुनवाई तेज हो सके। पुलिस मुख्यालय का मानना है कि तुरंत विचारण से पीड़ितों को जल्द न्याय मिलेगा और अपराधियों पर सख्त संदेश जाएगा। हर्ष फायरिंग और आर्म्स एक्ट से जुड़े मामलों में अवैध हथियारों की बरामदगी, आरोपियों की गिरफ्तारी और उनके नेटवर्क की पड़ताल पर विशेष जोर दिया जाएगा। हाल के दिनों में सोशल मीडिया पर हथियारों का प्रदर्शन बढ़ा है। इसको देखते हुए मामलों में सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए। वहीं सांप्रदायिक घटनाओं को लेकर संवेदनशीलता और सतर्कता बरतने को कहा गया है ताकि किसी भी तरह की स्थिति में माहौल बिगड़ने ना पाए। पुलिस अधीक्षकों का ये भी निर्देश है कि वो जिला प्रशासन और न्यायिक व्यवस्था के साथ बेहतर समन्वय बनाएं। हर जिले के इन मामलों की प्रगति रिपोर्ट नियमित रूप से भेजने को कहा गया ताकि पुलिस मुख्यालय स्तर पर मॉनिटरिंग की जा सके। मुख्यालय के मुताबिक आर्थिक अपराध इकाई, निगरानी, एसटीएफ सहित बिहार पुलिस की एजेंसियां लगातार अभियान चलाकर अपराध पर अंकुश लगाने में अहम योगदान कर रही हैं। ऐसे में जिले की पुलिस अधीक्षकों को दर्ज गंभीर कांडों के पर्यवेक्षण और कानून व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने पर ज्यादा फोकस करना चाहिए। विभाग का मानना है कि अपराधों पर सख्त और समयबद्ध कार्रवाई से आम लोगों में सुरक्षा का भरोसा बढ़ता है। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने पार्टी के 30वें स्थापना दिवस के मौके पर बिहार की जनता के नाम पर एक खुला पत्र लिखा जो अब सामने आया है। अपने संदेश में लालू ने बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर तीखा हमला करते हुए आरोप लगाया कि लोकतांत्रिक संस्थानों को कमजोर किया जा रहा है और संविधान की भावना खतरे में है। लालू ने कहा कि संवैधानिक संस्थाओं का गलत इस्तेमाल हो रहा है और लोकतंत्र गंभीर चुनौतियों का सामना कर रहा है। लालू यादव यही नहीं रुके, उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी अपनी राजनीतिक ताकत का इस्तेमाल संस्थानों को कमजोर करने और हिंदुत्व के नैरेटिव को बढ़ावा देकर बेरोजगारी, शिक्षा, सामाजिक न्याय, पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों के अधिकारों और सरकार की विफलताओं जैसे अहम मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। आरजेडी प्रमुख ने पार्टी कार्यकर्ताओं से एक बड़ी वैचारिक लड़ाई के लिए तैयार रहने को कहा। उन्होंने कहा कि आरजेडी सिर्फ चुनाव लड़ने वाली राजनीतिक पार्टी नहीं है, बल्कि संविधान की रक्षा और गरीबों और वंचितों के अधिकारों के लिए लड़ने के लिए प्रतिबद्ध एक आंदोलन है। उन्होंने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं से लोगों के साथ जुड़े रहने, संसद और सड़कों तक जनहित के मुद्दों को उठाते रहने की अपील की। पार्टी के सफर को याद करते हुए लालू ने पिछले दिनों कहा था कि आरजेडी का गठन 5 जुलाई 1997 को गरीबों, दलितों, पिछड़े वर्गों, अल्पसंख्यकों और अन्य हाशिए पर रहने वाले समुदायों के अधिकारों के लिए लड़ने के लिए किया गया। पार्टी पिछले 3 दशकों से सामाजिक न्याय, समानता और समावेशी विकास के आदर्शों के प्रति प्रतिबद्ध रही है। लालू ने पार्टी कार्यकर्ताओं के योगदान की भी सराहना की थी और कहा था कि उनके समर्पण और बलिदान ने पिछले 3 सालों में आरजेडी को मजबूत बनाने में मदद की है। उन्होंने हर दौर में पार्टी के साथ खड़े रहने के लिए नेताओं, कार्यकर्ताओं और समर्थकों का धन्यवाद किया था। पटना की बांकीपुर विधानसभा सीट इन दिनों बिहार की राजनीति का सबसे बड़ा चर्चा का विषय बनी हुई है। ये सीट लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी के मजबूत गढ़ मानी जाती है। अब यहाँ उपचुनाव होना है क्योंकि इस सीट से विधायक रहे नितिन नवीन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद राज्यसभा जा चुके हैं। सबसे बड़ी चर्चा इस बात की है कि जन स्वराज के नेता प्रशांत किशोर इस सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। पार्टी की ओर से संकेत दिए जा रहे हैं कि उम्मीदवार के नाम की आधिकारिक घोषणा आज की जा सकती है। अगर प्रशांत किशोर मैदान में उतरते हैं तो ये मुकाबला काफी दिलचस्प हो जाएगा। इस बीच कांग्रेस की ओर से भी बड़ा बयान सामने आया है। कांग्रेस नेता ऋषि मिश्रा ने कहा कि बांकीपुर जैसी सीट पर बीजेपी को चुनौती देने के लिए विपक्ष को एक ही उम्मीदवार उतारना चाहिए। उनका कहना है कि अगर प्रशांत किशोर चुनाव लड़ते हैं तो उन्हें कांग्रेस और आरजेडी नेतृत्व से बात करनी चाहिए ताकि विपक्ष एकजुट होकर चुनाव लड़े। उनका मानना है कि बटा हुआ विपक्ष बीजेपी को फायदा पहुंचा सकता है। तो वहीं जनस्वराज के प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती पहले ही साफ कर चुके हैं कि पार्टी बांकीपुर उपचुनाव में अपना उम्मीदवार जरूर उतारेगी।
उन्होंने दावा किया है कि बांकीपुर के लोग चाहते हैं कि प्रशांत किशोर खुद चुनाव लड़े और पार्टी के कार्यकर्ताओं की भी यही मांग है। अब सबकी नजर आधिकारिक घोषणा पर टिकी हुई है। अगर प्रशांत किशोर के नाम पर मुहर लगती है तो ये चुनाव सिर्फ एक सीट का मुकाबला नहीं रहेगा, ये उपचुनाव कई सवालों के जवाब देगा। क्या बीजेपी अपना मजबूत गढ़ बचा पाएगी? क्या प्रशांत किशोर चुनावी रणनीतिकार से सफल नेता बनने की ओर बड़ा कदम बढ़ाएंगे? और क्या जनसुराज बिहार की राजनीति में खुद को एक मजबूत विकल्प साबित कर पाएगी? यानी बांकीपुर का ये उपचुनाव सिर्फ स्थानीय चुनाव नहीं बल्कि बिहार की राजनीति का बड़ा टेस्ट माना जा रहा है। आने वाले दिनों में यहाँ की हर राजनीतिक हलचल पर पूरे राज्य की नजर रहेगी। फिलहाल 5 के पंच में इतना ही। आपकी इन सारी खबरों पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसी और खबरों के लिए बने रहिए कैपिटल टीवी बिहार के साथ।